नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में जहां पर मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। बजट आने वाला है। एक आम टैक्स पेयर को क्या उम्मीद होती है? यही उम्मीद होती है कि महंगाई कम की जाए, उनके हाथ में कुछ पैसे दिए जाए ताकि वो बचत भी कर सके और निवेश भी कर सके। अब इसको लेकर किस तरह के प्रस्ताव वित्त मंत्री साहिबा को दिए गए हैं, ये सब जानने के लिए मैं आ गई हूं बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी में, जहां पर हर साल की तरह प्रस्ताव दिए जाते हैं, लेकिन कितनों पर अमल होता है ये तो बजट आने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। प्रेसिडेंट मेरे साथ अभय मेहता है और चर्चा में मैं आगे जाऊं उससे पहले मुझे समझना है आपसे कि रिकैप अगर मैं करना चाहूं बजट को लेकर, जो पिछले साल अनाउंस हुआ था, किस तरह की राहतें आई और कहां कसर रह गई, छूट गई? शुक्रिया कविता जी। पहले तो आप ईटी नाउ को शुक्रिया देना चाहता हूं कि हमारी बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी को आपने एक मौका दिया हमारे प्रस्ताव प्रस्तुत करने का। और रही बात लास्ट ईयर के बजट की, तो लास्ट ईयर के बजट में थोड़ी रियायतें मिली टैक्स पेयर को, जैसे कि लीव ट्रैवल कंसेशन था, तो उसमें उन्होंने जो कैश में भी लीव ट्रैवल कंसेशन अगर दे दिया तो कोविड टाइम में बहुत सारे लोग ट्रैवल नहीं कर सके थे और फिर भी उनका बेनिफिट था कंपनी की तरफ से, तो उसमें उन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया कि उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो दैट वाज अ गुड थिंग विच हैज हैपेंड। दूसरा था कि यूलिप जो है, आज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो भरते हैं और उसके जो इंस्टॉलमेंट्स आते हैं वो एग्जेम्प्ट होते थे 10 सेक्शन में, तो उसमें उन्होंने अभी यूलिप के इंस्टॉलमेंट्स जो आते हैं वो भी कवर कर लिए हैं। सही बात है। लेकिन उसमें वापस एक राइडर भी डाल दिया है कि ईयरली अगर प्रीमियम 2.5 लाख के तक है तो आपका इंस्टॉलमेंट जो भी आएगा वो टैक्स फ्री रहेगा, उसका नहीं तो प्रोपोर्शनेट टैक्सेबिलिटी भी आ सकती है। ये तो थी रियायतें की बात। दूसरा जो प्रॉब्लम आया है वो गुडविल में आया है। जो बिजनेसेस जिन्होंने बाय आउट किए हैं और गुडविल कैपिटलाइज हुआ है, तो पहले क्या था कि गुडविल वाज डेप्रिशिएबल। अभी नए कंडीशन में ऐसा आ गया कि गुडविल आपके बुक्स पे है तो असेसमेंट ईयर 21-22 से 22-23 से देयर विल बी नो डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल। ओके। तो मेजर इफेक्ट हुआ है, जो लोग ने बिजनेसेस परचेस किए उन्होंने टैक्स में ये रियायत जो मिलती थी वो कंसिडर करके उन्होंने कॉस्ट गिनी है, तो उनकी कॉस्टिंग प्रोजेक्ट की बढ़ गई। ओके। तो दैट इज अ बैड थिंग विच हैज हैपेंड। और सिमिलरली अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप में जब भी रिकंस्टिट्यूशन होता है, कोई रिटायर होता है, डिसॉल्व होता है, तो रिटायरिंग पार्टनर जो पैसा लेके जाता था उसको टैक्सेबिलिटी थी। ओके। अभी इन्होंने फरवरी 21 में जब भी बजट आया तो इन्होंने क्या कर दिया कि पार्टनरशिप फर्म को ये जो भी टैक्स लायबिलिटी है वो भरनी पड़ेगी। ठीक है। अभी फरवरी 21 में आने के बाद अपनी गवर्नमेंट ऐसे तो बहुत ही प्रोग्रेसिव है एंड इट हैज एश्योर्ड टू द टैक्स पेयर कि भाई हम कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं करेंगे। बट ये एक अमेंडमेंट ऐसा आया है जिसमें फरवरी 21 में आते हुए भी इन्होंने असेसमेंट 21-22 को भी उसमें कवर कर लिया। तो जो भी ट्रांजैक्शंस अप टू फरवरी 21 हो गए थे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उनको भी इसमें कवर हो गया। तो टू दैट एक्सटेंट इट इज डेट्रीमेंटल। ओके। तो ये थी मोटा मोटी पिछले साल का रिया। चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो होनी बाकी है, लेकिन मौजूदा स्थिति में क्या मांगे हैं, मौजूदा स्थिति में किस तरह के सुझाव या प्रपोजल सरकार को दिए गए हैं, कहाँ सुधार की गुंजाइशें हैं, कहाँ पे सरकार को मंथन करना चाहिए, इस पर बात करते हैं। मिहिर शेठ वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ हैं। सर, मुझे बताएं कि निवेश को लेकर, टैक्स के मुद्दों को सुलझाने को लेकर किस तरह के प्रपोजल्स दिए गए हैं एक आम आदमी के लिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कविता जी। मैं अपने आप को एक आम आदमी को जो दिक्कत हो रही है उस पे सीमित रखूंगा। आप जानते हैं कि ये कोविड का जो समय था एक आम आदमी के लिए कितना डिफिकल्ट था। बिल्कुल। और उसी के लिए आज जो कटौती का जो प्रावधान है जो आज से 25 साल पहले बनाए हुए हैं, आज लोगों के पास पैसे नहीं रहे, लोगों ने अपना जो घर खर्च चलाने के लिए अपनी एसेट्स बेच डाली है। अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत लोगों ने जो भी कुछ था वो बेच के भी अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट की है। तो उसके लिए उनके हाथ में पैसा बचना बहुत ज़रूरी है। और उसी के लिए हमने बहुत सोच समझ के माननीय वित्त मंत्री को हमने हमारे जो एक प्रपोजल्स भेजे हैं और उसमें
कुछ खास बात ऐसी है कि आज जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं उनको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है 50,000 का, वो बहुत कम है। आज के आप देखिए सही बात महंगाई है। जिस तरफ से है, सही बात है। तो वो बढ़ा के हम एटलीस्ट सजेस्ट करते हैं कि 75,000 1 लाख रुपया तक हो जाए तो बढ़ा लोगों दिया के जाए हाथ में पैसा रहेगा। आज जो बच्चों के लिए उनको हॉस्टल का एक्सपेंडिचर करना पड़ता है पढ़ाई के लिए, जो आज का भविष्य, आप भारत का भविष्य जिसके पर निर्भर है, वो बच्चों के लिए आप जो खर्च करते हैं, आज आपको जान के ताजुब होगा कि बच्चों की हॉस्टल के लिए महीने का एक माहवार 300 माहवार महीने जो है वो अलाउड है, उसकी जगह पे 2,000 होने चाहिए मिनिमम। और जो एजुकेशन एक्सपेंसेस है उसकी जो लिमिट है वो सिर्फ 100 रुपया पर मंथ है, जो जितनी आपको कटौती मिलती है वो भी एटलीस्ट 2,000 तक होनी चाहिए। बिल्कुल। आप जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो है, आज आप जानते हैं कि एक हॉस्पिटल आज 1-2 दिन भी आपको अगर ट्रीटमेंट देती है तो 50,000 लाख रुपया आपका निकल जाता है, और उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपका प्रीमियम बढ़ा देती है। तो आज भी वो लिमिट जो 25,000 की है मेडिक्लेम की, वो बढ़ा के हम सोच रहे हैं, हमने प्रपोजल दी है कि उसको बढ़ा के थोड़ा 50,000 से ज़्यादा कर दे, सो लोगों को तकलीफ कम हो। और दूसरा ये है कि जो 80C के डिडक्शंस है जो अभी सिर्फ 1.5 लाख तक सीमित है, जो अभी ये तो एक ऐसा मामला है कि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जा रहा है और गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा मिल रहा है और लोगों को टैक्स का बेनिफिट हो रहा है। तो ये जो लिमिट है 1.5 लाख की, और उसमें घर का जो लोन है वो लोन का रीपेमेंट भी इंक्लूड हो गया हुआ है, तो ये दोनों को सेपरेट कर दे और ये लिमिट बढ़ा दे, ऐसा हमारा एक बहुत नम्र सजेशन है। और उसके बावजूद मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि टैक्स रेट में कुछ समानता और लॉजिक होना चाहिए। कैसे? अब आप देखेंगे तो कॉरपोरेट को इंसेंटिव देने के लिए वो टैक्स रेट 25% कर दिए गए हुए हैं, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म्स है और कॉरपोरेट्स तो बहुत कम है। आप जैसे कि आपको जानकारी है, तो बहुत सी भारतवर्ष में ऐसी कितने बिजनेसेस है जो एज पार्टनरशिप्स 100 साल से चल रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म्स है, LLPs है, AOPs है, उनके लिए आज भी 30% है, तो वो भी कम करके एक समानता लाए तो 25% हो जाए, ऐसी हमारी एक सजेशन है। चलिए, यहाँ पे प्रपोजल्स का सिलसिला यहाँ पर नहीं थमा है, आगे बढ़ते हैं। दीपक शाह, चेयरमैन टैक्स कमेटी मेरे साथ हैं, जो कि कई सारे टैक्स के मुद्दों पर सुझाव देने वाले हैं या आपने दिए हैं, तो एक एक करके आते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि एडवांस टैक्स के इंस्टॉलमेंट्स को लेकर आपने क्या सुझाव दिए हैं, दिक्कतें क्या हैं यहाँ पर दरअसल? थैंक यू कविता जी। जैसे मिहिर शेठ ने बताया कि रियायतें एक चीज़ अलग है, हाँ। और कंप्लायंस का भी एक मामला साथ में सुलझाना चाहिए। तो एडवांस टैक्स में ये आता है कि जैसे लिमिट जो 2009 में सेट की थी 10,000 के ऊपर जिसको भी टैक्स पेएबल होता है उसको एडवांस टैक्स भरने की ज़रूरत है। सही बात है। तो हमारी ये है कि जैसे इंडिविजुअल हो या जो प्रोफेशनल्स हो, तो 10,000 की लिमिट आज के तारीख में बहुत कम है, तो वो लिमिट बढ़ा देनी चाहिए। एक प्लस, अगर पहले ये जो 2016 में इंडिविजुअल्स के लिए अमेंडमेंट आया कि उनको भी 15 जून से 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स देने पड़ेंगे, तो वो पहले खाली कॉर्पोरेट्स और पार्टनरशिप फर्म के लिए थे। तो इंडिविजुअल में उसमें ये लाके तो उनको दिक्कतें बहुत हो रही है। अच्छा। तो सुझाव है कि इंडिविजुअल्स में आइदर ये निकाल दे या लिमिट भी 10,000 की आज के तरह से बढ़ा दे। दिक्कतें क्या हो रही है यहाँ पर जो दिक्कतें यानी एक तो मार्च का अप्रैल चालू हुआ और 75 दिन में आपको अपनी इनकम गिननी पड़ती है, तो वो बहुत कम है। और अभी तो इस दौरान 2 साल में तो सबके इनकम को कोई ठिकाना नहीं रहा है। हाँ। तो इसमें तो ज़्यादातर तकलीफ हो रही है कि कैसे एस्टीमेट करे। अगर इनकम गलत एस्टीमेट कर दे तो इंटरेस्ट बहुत भारी भरना पड़ता है, 1% पर महीना भरना पड़ता है, तो वो भी एक उनको बहुत भार लगता है। और एडवांस टैक्स अगर ज़्यादा भर दे तो उनकी जो हाथ में जो कमाई है वो भी चली जाती है, और फिर रिफंड के लिए उनको 1.5 साल मिनिमम लग जाता है। तो वो सब चीज़ है, तो ये थोड़ा ऐसा करना चाहिए कि कन्वीनियंस सबको लगे। सही बात है। तो एडवांस टैक्स के लिए तो हमारा यही इन शॉर्ट ये प्रपोजल है, या लिमिट बढ़ा दीजिए और इंडिविजुअल में को इसमें से बाकात कर दीजिए। सोशल सिक्योरिटी की मैं बात करना चाहती हूँ, इसको लेकर हमेशा से मांगे रही हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी आप लोग ने क्या कुछ प्रपोजल्स दिए हैं? हाँ, सीनियर सिटीजन्स के ऐसा देखा जाए तो जो 60 और 80 के बीच में है उनकी एग्जेम्पशन लिमिट खाली 3 लाख है, जो कि आम आदमी से खाली 50,000 रुपये ज़्यादा है।
तो ये 3 लाख की लिमिट आज के दौरान बहुत कम है, और 80 के ऊपर के लिए है 5 लाख रुपया। तो एक तो ये 60 के ऊपर की 3 लाख की लिमिट को बढ़ाने की ज़रूरत है, वो बहुत कम है आज के दौरान। और दूसरा एक प्रोविज़न लास्ट ईयर बजट में आया था कि उन्होंने बहुत उसकी एडवर्टाइजमेंट की कि 75 अबाउस के जो सीनियर सिटीजन है उनको रिटर्न भरना नहीं है। तो वो जब बजट आया, पेपर्स में आया, तो सब सीनियर सिटीजन्स फ़ोन करने लगे हमको कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, अभी हम लोग नहीं भरेंगे। हाँ। पर जब ये डिटेल में पढ़ा तभी बिल पता में देखा चला, आपने, हाँ। तभी पता चला कि इसमें बहुत सारे कंडीशंस है, राइडर्स है। अच्छा। जैसे कि ये जो जिनको खाली पेंशन मिलती है उन्हीं लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको रिटर्न नहीं भरना है। फिर और वो भी स्पेसिफाइड बैंक में जो पेंशन मिलती है उसी में उनका फिक्स डिपॉजिट या जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। प्लस अगर वो आदमी को दूसरा कैपिटल गेन्स होगा, जो आज के ज़माने में मोस्टली 100% में से 95 में को लोगों को इनकम होती है कैपिटल गेन्स की, या हाउस प्रॉपर्टी, तो ये लोग ये उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट कुछ रिलीफ देना चाहती हो, गिलास थोड़ा बाराना। सही बात है, आपने एक शॉर्ट में बहुत अच्छा बता दिया। तो ये लिमिट अगर गवर्नमेंट जेन्युइनली देना चाहती है तो ये सब रिलैक्सेशन नहीं रखने चाहिए, और जेन्युइनली सीनियर सिटीजन को खुश कर देना चाहिए, जो आज के ज़माने में बहुत तकलीफ से जीवन काट रहे हैं उनका। तो निवेश को लेके भी तो कुछ बढ़ावा देना चाहिए ना उनके लिए। उनका जो अभी सीनियर सिटीजन का लिमिट है 15 लाख रुपए की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और जिसके ऊपर ब्याज दर है लगभग 7% के करीबन, तो वो लिमिट बढ़ा देंगे तो आज उनका गुजारा भी अच्छी तरह से हो जाता है, क्योंकि ये 15 लाख की लिमिट अभी आज के ज़माने में बहुत कम लग रही है। आगे बढ़ते हैं और होम बायर्स की बात करते हैं। हमने देखा है पिछले 1 साल में अगर हम घर खरीदारी की बात करें तो रिकॉर्ड आंकड़े आ रहे हैं। अलग अलग शहरों में से हम देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन और घरों की बुकिंग में इजाफा हुआ है, लेकिन क्या इसको सरकार कंसिडर करेगी और यहाँ पर हमें कोई फ़ायदा देगी? मौजूदा जो टैक्सेशन है, जो छूट आपको दी जा रही है घर खरीदने पर, क्या उसको बढ़ाया जाएगा? घर खरीदारों को लेकर क्या सजेशंस दिए गए हैं यहाँ से, उन पर बात करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर को चेयरमैन टैक्स कमेटी अनिल साठे साहब हैं। सर, मुझे बताइए, होम बायर्स को राहत दिलाने के लिए आपने क्या क्या सुझाव दिए हैं? सुझाव तो हमने बहुत सारे दिए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा शुरुआत में कि टैक्स कलेक्शन का जो मोड हमें सिखाया गया था वो ऐसा था कि जैसे मधुमक्खी फूल से मधु लेती है उसी तरह से टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। अच्छा। ना मधु भी जमा हो और फूल को दिक्कत ना हो, मतलब इतने प्यार से होना चाहिए। जबकि कोविड की मधुमक्खी तो मुझे डस चुकी है। सही बात है। तो इसमें और ज़्यादा सुलभ प्रावधान होने चाहिए। आपने घर की बात की, जो भी आदमी मुंबई में आता है वो आशियाना ढूंढने ही आता है। तो आज मुंबई की हालत ये है कि कोई भी छोटा सा घर भी लेना है तो वो चीज़ें करोड़ों में हो जाती है, और आप कटौती कितनी देते हो तो 2 लाख रुपए ब्याज की कटौती है, और 1.5 लाख रुपए जो कटौती है वो जब ब्याज वापस दिया जाता है, रीपेमेंट है, उसकी कटौती है। वो 1.5 लाख रुपया बाकी ATC लिमिट्स में इंक्लूडेड है, तो वो ना के बराबर है। और 2 लाख रुपए की जो रियायत है वो 2 लाख रुपए की रियायत बहुत कम है, क्योंकि आज के तारीख में 2 या 3 करोड़ से किसी को घर नहीं मिलता। तो वो रियायत बढ़नी चाहिए। उसका जो सेट ऑफ है अदर इनकम के सामने वो बढ़ना चाहिए। तो वो 2 अगर बढ़े तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स हैं वो उसके लिए जो बिल्डर्स है जो अफोर्डेबल स्कीम चलाते हैं उनको कुछ रियायतें हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं। वो कंडीशंस उसमें ऐसी है कि 5 साल में मुझे प्रोजेक्ट पूरा करना होता है। तो हमारा सुझाव ये है कि कोविड की वजह से 2 साल तकरीबन 20 से लेके अब तक 22 तक, अभी भी कोविड चल रहा है, तो 2 साल काम ठप है या बहुत कम हो रहा है, तो उसकी वजह से उसकी टाइम लिमिट बढ़ा देनी चाहिए, तो बिल्डर्स को भी वो रियायत मिले और वो अपने हाउस ओनर्स को या फ्लैट परचेसर्स को वो दे सके। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 54EC, जो अगर आप घर बेचते हो तो 50 लाख रुपए तक आपको रियायत है,
लेकिन वो 50 लाख रुपए भी बहुत कम है, क्योंकि आज के तारीख में सामान्य घर भी अगर कोई बेचता है तो उसका कैपिटल गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमारा ये सुझाव है कि ये 50 की लिमिट बढ़ा के 1 या 1.5 करोड़ कर देनी चाहिए। तो उद्यमियों का आपने जिक्र किया है, तो मुझे बताएं कि जो एसएमई, एमएसएमईज और एसएमई की हम बात करते हैं, ये एक ऐसा तबका है जिसको हमें और बढ़ावा देना चाहिए। इनके लिए किस तरह के सुझाव हैं, अगर टैक्स के लिहाज से समझना चाहूँ, जीएसटी के लिहाज से? मेरा ये मानना है कि अब कोविड के 2 सालों में बहुत सारे छोटे उद्योग बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं। सही बात है। तो अगर ये सरकार की पहले स्कीम हुआ करती थी कि जहां आप टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है उसको लोन में कन्वर्ट करके उसका पेमेंट ओवर अ पीरियड, यानी कुछ समय के बाद करना होता है, तो जो उद्योगों ने बिजनेस किया है और जीएसटी कलेक्ट किया है वो एक छोटे लिमिट तक ऑटोमेटिकली लोन में कन्वर्ट हो जाए और वो जीएसटी आसानी से किश्तों में भरने की इन्हें सुविधा मिल जाए, तो उनको एक ऑटोमेटिकली फाइनेंसिंग होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत छोटे जो उद्योग है वो बैंकों के पास नहीं जा पाते, सही बात है, उनको वो फाइनेंस नहीं मिल जाता। तो ये अगर जीएसटी की स्कीम उसकी व्याप्ति बढ़ा दे छोटे उद्योगों के लिए तो बहुत सारा फायदा होगा मेरे ख्याल से। तो ये हमारा सुझाव है। लेकिन थोड़ा सा मिडिल क्लास की बात करते हैं, जहां पर मेरे ख्याल से एटीसी की लिमिट बढ़ाना और वहां पर निवेश विकल्प बढ़ाना, ये एक फोकस हर किसी की मांग रहती है कि होना चाहिए। अभी जी से मैं ये सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि कई सालों से हमने देखा है कि एटीसी की लिमिट जो है वो बड़ी नहीं है। सिक्योरिटी के प्रबंध के लिहाज से हमारे पास कुछ नहीं है। हम पेंशन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, कोविड ने लोगों की इनकम पर मार मारी है। अब ऐसे में हमें अपने पैसे बचाने भी हैं, निवेश भी करने हैं, कम से कम हमें विकल्प तो दो कि जहां पे हम कर सकते हैं ये सब। कैसे किया जाए? एक तो मेरे ओपिनियन में एक ऐसी बात आ रही है कि हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ बिग थिंग। सही बात है। अगर हमको पैसा भी मोबिलाइज करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर में डाइवर्ट करना है तो स्मॉल सेविंग्स जो है वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक स्मॉल सेविंग्स में पैसा डालेंगे तो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बढ़ सकता है। तो उसमें अगर पॉसिबल है, पर स्मॉल सेविंग की तो ब्याज दरें भी तो कम करते हैं ना, मतलब हर तिमाही उसका रिव्यू हो जाता है। हाँ, तो वही है कि जो मैं पैसा ब्लॉक करता हूँ उसको एक कॉन्ट्रैक्टेड रेट से मुझे 3 या 4 या 5 साल के लिए देना चाहिए पैसा। अच्छा, अगर मेरी एटीसी में लिमिट एक तो 1.5 लाख जो है वो बढ़ा के और इंस्ट्रूमेंट्स उसमें लाके 1-8 लाख रुपया और बढ़ा देते हैं। इसमें हम जो एडिशनल एनपीएस है उसको अलग रख रहे हैं। एनपीएस को तो अलग, एनपीएस इटसेल्फ इज अगेन 50,000 की जो लिमिट है वो भी एक सेल्फ सफिशिएंट लिमिट नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसमें भी जो टैक्सेबिलिटी है फ्यूचर में वो भी एक इश्यू है। विड्रॉल के वक्त वक्त का भी इश्यू है। तो एक सेपरेट अगर 1 लाख की लिमिट हो जाए जिसपे कॉन्ट्रैक्टेड रेट से मुझे 5 साल ब्लॉक करने पैसे मिले थोड़े हायर ब्याज दर से, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फंड्स जाते हैं, तो 2 पर्पस सॉल्व होता है। एक तो मुझे एक एडिशनल लिमिट मिलती है जिससे डिस्पोजल मेरी टैक्सेबिलिटी भी कम हो जाती है, तो पब्लिक वो स्मॉल सेविंग्स में डालेंगे पैसा, और गवर्नमेंट को जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए वो एक कॉन्ट्रैक्टेड रेट से मिल जाएगा। इक्विटी में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सर को क्या कदम उठाने चाहिए? इक्विटी में बढ़ाने के लिए मैं आपको एक बिल्कुल अलग सा सुझाव देता हूँ जो आपने दिया हुआ है। नहीं, मैं आपको जो फंडामेंटल जो इशू है वो बताता हूँ, जो हम बार बार कहते रहते हैं। और वो एक स्पेसिफिक नहीं है कि आपको अगर इक्विटी में लोगों को आकर्षित करना है तो बिजनेस को बढ़ावा देना चाहिए। उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, जो ये गवर्नमेंट का एक प्राइम मोटो था, तो उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस का सोचे, क्योंकि जॉब के लिमिटेशंस है। आज आदमी जो लोग बिजनेस में हैं वो लोग भी शायद ऐसा सोच रहे हैं कि हम बाहर निकल जाएं, क्योंकि कंप्लायंसेस का बर्डन इतना हो गया हुआ है। और एक आम गवर्नमेंट का इंस्पेक्टर आके आपको आपका बिजनेस पूरा चौपट कर सकता है। आपको जान के ये ताजुबी होगी कि आज एक माध्यमिक सेक्टर का जो बिजनेस है उसको चलाने के लिए आपको 26,000 लॉज और कायदे कानून ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल बिजनेस से बाहर कर सकते हैं। तो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए पहले तो ये जो एक
अगर कमेटी का अगर कोई अपॉइंट की जाए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी है, जो पूरे कंप्लायंसेस को देखे और उसको एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से उसको रैशनलाइज करे। दूसरा, जो हमने जैसे कि ये स्टार्टअप्स के लिए फंड किया हुआ है, वैसे अलग अलग सेक्टर के लिए फंड करके उनको इक्विटी के लिए हम अगर प्रोत्साहित करें तो ऑटोमेटिकली जितना वो कवरेज वाइड रहेगा, लोगों उतना में वो बेहतर उतना है। आकर्षण रहेगा, और बैंक्स ऑल्सो देन उसमें लोगों को प्रोत्साहित करेगी, और उसके बाद में उसके लिए इनकम टैक्स के डिडक्शंस भी आएंगे। तो ये एक ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ इंडिविजुअली देखा जाए, एक कलेक्टिवली देखना चाहिए। तो यहाँ पर टॉप से आपको काम करना हाँ जी, पड़ेगा। हाँ जी। लेकिन अगर हम फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट निवेश की बात करें, डेट में अगर आप लॉन्ग टर्म रहते हैं तो फिर आपको 3 साल के बाद 20% लगता है, लेकिन बॉन्ड्स में ये 10% है 1 साल के बाद। तो यहाँ पे आपको लगता नहीं समानता होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल सही बताया कि समानता होनी चाहिए। पर इससे पहले एक जो आपने लॉन्ग टर्म का जो सवाल पूछा था, उसके ऊपर मैं एक दो चीज़ बताना चाहूँ। जो अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है, जो आज 21 के तेजी के बाद सब जान रहे हैं कि बहुत सबको इनकम हो रही है, तो उसमें लिमिट खाली 1 लाख की एग्जाम तक है। सही बात है। वो लिमिट बहुत कम है, बढ़ानी वो चाहिए। एक्चुअली लिमिट बढ़ानी चाहिए। और दूसरा, उसमें ऐसा प्रोविज़न है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म जो निवेश करते हैं उसमें जो लॉस होता है, वो आप खाली लॉन्ग टर्म इनकम के सामने ही सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन भी एक्चुअली निकालनी चाहिए। जो शॉर्ट टर्म गेन है उसके सामने भी फ्यूचर में एडजस्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आप सब कुछ साथ में नहीं कर सकते हो, पर ये कैपिटल गेन में इंटरनल एडजस्टमेंट भी होता है, तो बहुत इंडिविजुअल लोगों को बहुत फ़ायदा होएगा। तो वो चीज़ भी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। तो ये लॉन्ग टर्म के बारे में ये दो सुझाव जरूरी है, ये जरूरी है। ये। सर, क्रिप्टो एनएफटी को लेके कोई प्रपोजल दिया है आपने? क्योंकि इसको लेके बहुत दिलचस्पी है। देखिए, क्रिप्टो ये ऐसी चीज़ है कि सरकार का उस पे विचार मेरे ख्याल से अभी तक निश्चित नहीं है। ओके, लेकिन मेरा अगर ये कुछ आए तो कैसे आए? तो मेरा ये मानना है कि क्रिप्टो को इग्नोर करना अब नामुमकिन है। बिल्कुल सही कह रहे ये हैं। चीज़ जो है वो आज है और आगे जाके रहने वाली है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को अपनी पॉलिसी डिसाइड करनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और उसको इतनी अच्छी तरह से रेगुलेट करना चाहिए कि जो आम आदमी है उसको कोई नुकसान ना हो। तो उसको मेरे ख्याल से, मेरा ये मानना है, ये मेरा निजी मानना है कि उसको एक कैपिटल एसेट की तरह से माना जाए, ओके, करेंसी की तरह से ना माना जाए। और उसके आगे अगर वो उसको कैपिटल एसेट की तरह से माना जाए और उसकी टैक्सेशन की प्रणाली सुनिश्चित कर जाए, तो मेरे ख्याल से ठीक होगा। क्योंकि आज बहुत सभी जगह कन्फ्यूजन है, तो उसको कभी ना कभी तो निकालना पड़ेगा, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक दो ही चीज़ें निश्चित है, एक मृत्यु और दूसरे कर। तो मृत्यु का तो हमने देख चुके अभी कोविड की, हमारे बहुत सारे हमारे निजी रिलेटिव्स, दोस्त जिनको कोविड हुआ, सही बात है, और सफ़र कर गए। तो मेरे ख्याल से करों की प्रणाली इस तरह से करनी चाहिए जो सबको सुविधा हो, जो आसानी हो। अगर आपके पास समय है तो और एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा जी। वो चीज़ें ऐसी है कि आम आदमी रिटर्न तो भर जाता है, उसके बाद में सरकार की मैं सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत एक अच्छी स्कीम लाई थी, फेसलेस असेसमेंट्स, फेसलेस अपील्स। लेकिन अनुभव ये है कि सरकार की इच्छा सराखों पर बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन ज़मीनी तौर पे उसकी यूटिलिटी या उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पा रहा है। जैसे आप तो जानती है, मीडिया में तो सरेआम था कि 4-6 महीने से एक पोर्टल अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान और देना जरूरी है। जैसे मेरा ये मानना है कि जो सरकार की इच्छा है उसको एक्शन में तब्दील होने के लिए कुछ एफर्ट लेना पड़ेगा, और सरकार वो जरूर लेगी।
ऐसी मुझे आशा है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी प्रस्ताव हो सकते थे एक आम टैक्स पेयर की जिंदगी को आसान बनाने के लिए वो दे दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है, लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है टैक्स के लिहाज से, बजट में आपको कितनी राहतें मिलती हैं। लेकिन इसी के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे इजाजत दें, नमस्कार। तो वक्त है बजट का, और ऐसे में क्या क्या उम्मीदें हैं हम सबकी। एक टैक्स पेयर से लेके एक ट्रेडर, एक निवेशक क्या चाहता है बजट में से, इन सब पर हमारा फोकस है। और मेरे साथ खास पेशकश में रचना रानाडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रचना, वेलकम टू दिस डिस्कशन। और सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि बजट को आप कैसे समझती हैं? एक सिंपल भाषा में बताने जाए तो जैसे एक आम इंसान जो एक बिजनेसमैन है लेटर से, वो कुछ इनकम कमाता है, वो कुछ एक्सपेंस करता है, एंड जो बचा कुचा है वो उसका इधर प्रॉफिट या लॉस रहता है। वैसे ही अगर आप एक बिजनेसमैन को नजर में ना रख के अगर एक देश अपनी आंखों के सामने रख रहे हैं, तो एक देश के लिए भी कुछ इनकम होता है, एग्जाम्पल टैक्सेस होते हैं। देश के लिए भी कुछ खर्चे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है या डिफेंस है, एजुकेशन है, कई सारे खर्चे होते हैं। एंड बचता है वो होता है उनका आइदर सरप्लस या फिर डेफिसिट। तो ये है, मतलब दैट इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कि बजट क्या है। अब इसमें उम्मीदें दोनों तरफ से होती है। सरकार की उम्मीद होती है कि डेफिसिट कितना कम रखा जाए, एंड एक आम आदमी की यही अपेक्षा रहती है कि यार मुझे मेरे जेब से कम कितना टैक्स पे करना पड़े। तो ये दोनों टसल के बीच का एक गोल्डन मीन निकालना, एक अच्छा हल निकालना इस सब का, ये एक्चुअली एक अच्छा बजट हो सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपने आसान भाषा में समझाया है कि आप बजट को कैसे देखती हैं। लेकिन मुझे ये बताएं रचना कि बजट में आपकी नजर कहां कहां पर, किस किस तरह के ऐलानों पर होगी? जी, जनरली हम दो थीम्स देखते हैं। एक होती है कंजम्पशन थीम, जहां पे खर्चा होता है, या फिर आप बोल सकते हो उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए कुछ अगर किया है, और दूसरा होता है कैपेक्स थीम। अगर मैं पहली वाली बात करूं कि जैसे आप नॉर्मल कंजम्पशन के लिए मान के चलिए सब्सिडीज टाइप्स दे दी कि यार इस चीज को सब्सिडाइज करो, लोगों के पास पैसा आ जाएगा और फिर वो ज्यादा कंज्यूम करने लगेंगे। ये एक मेजर खर्चा हो सकता है सब्सिडी के थ्रू। दूसरा हो सकता है कैपेक्स के थ्रू। सो जैसे सरकार ने बोल दिया कि आप इतने का प्लांट लगाइए, हम आपको पीएलआई के अंडर, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर आप इतने का कैपेक्स लगाएंगे, आप इतना मैन्युफैक्चर करेंगे, आप इतना जॉब्स क्रिएट करेंगे, तो हम आपको कुछ ना कुछ तो इंसेंटिवाइज करेंगे। ये दो तरीके हो सकते हैं जैसे सरकार खर्चा कर सकता है। तो अगर आप मुझे पूछे तो मेरी राय यह है कि सरकार को ज्यादा फोकस करना चाहिए ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ना कि डायरेक्टली कुछ इंसेंटिवाइज करना लोगों को, क्योंकि वो इजी मनी हो जाता है, उससे जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, ये टेम्पररी दिया हुआ पैसा होता है। बट अगर सरकार कैपेक्स पे ज्यादा खर्चा करती है तो शायद रास्ता थोड़ा लंबा रहेगा, बट ओवरऑल इसमें जो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, एक जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, जो हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में जो इतनी बातें करती है, इन सबके लिहाज से मेरे हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। रचना, आप हमारे साथ हैं और ऐसे में आपके पसंदीदा सेक्टर्स और स्टॉक्स के बारे में हम बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे बताएं कि आपकी बजट पिक्स में अगर मैं सेक्टर्स और स्टॉक्स की बात करूं तो वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले मुझे लगता है ऑटो एक सेक्टर जो ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा पिटा हुआ है, एंड कहीं ना कहीं उसको एक बूस्ट देने की जरूरत मुझे लगती है। सेमीकंडक्टर का हमने शॉर्टेज देखा है, हमने देखा है कि किस तरीके से जितनी भी ऑटो कंपनीज थी वो काफी ज्यादा पिट गई थी इस पूरे एक साल में रफली। तो कहीं ना कहीं एक सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम इन्होंने फेस किया है। एक ईवी का जो हम आपने शायद ये पढ़ा होगा, EV 3830 जो अपना एक टारगेट है कि इंडिया में जितनी भी सेल होंगी गाड़ियां, उसके 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली गाड़ियां होनी चाहिए। हमारे EV 3830 का मोटो है हमारा। तो वो भी सब चीजें ध्यान में रखे। कहीं ना कहीं एक एग्रीकल्चरल सेक्टर को बूस्ट देना है, तो कोई ट्रैक्टर्स है लेटर से मान के चलो, तो ऐसा एक कोई
कंपनी ऑटो स्पेस में से कि जो ट्रैक्टर्स भी प्रोवाइड करता है, जो कमर्शियल व्हीकल्स भी प्रोवाइड करता है, जो एक नॉर्मल आप में जैसे लोग नॉर्मल जो गाड़ियां चलाते हैं, जो शायद ईवी से रिलेटेड है, ये सभी करने वाली जो कंपनी होंगी तो वो शायद एक अच्छी पिक हो सकती है। एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, इट्स नॉट दैट आई एम इमीडिएटली गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट, बट एक महिंद्रा इन सब लॉजिक्स में फिट होती है, क्योंकि मैंने बोला ऐसे ये फार्मिंग ट्रैक्टर्स वाले इसमें भी आ जाते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स में भी आ जाती है, आई मीन ईवीज में भी ये काफी अच्छे से, मतलब एटलीस्ट दे आर गोइंग इनटू इट, तो ये एक अच्छा पिक हो सकता है। अगेन यू शुड नॉट कोट मी एज अच्छा पिक हो सकता है, बट श्योरली मैं इसको एक अच्छे नजर से एक मेरे वॉच लिस्ट में फॉर श्योर ऐड करने वाली हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी इस बजट को लेके खास चर्चा में हमारे साथ और अपनी रिकमेंडेशंस भी हमारे दर्शकों को दी है। आपका धन्यवाद।